बच्चों सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो देखो बच्चों, बोर्ड पे आपके चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, माने प्रार्थना पर प्रवचन या प्रार्थना पर दिया गया संभाषण। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर मैंने आपको बताया था कि इट्स एन एक्सट्रैक्ट और इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ ए लेक्चर दैट वाज डिलीवर्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है बच्चों, क्या, ए डिस्कोर्स ऑन प्रेयर माने प्रार्थना पर प्रवचन। ठीक है, तो बच्चों हम इस पार्ट को पढ़ रहे थे, कहां तक हमने पढ़ दिया था बच्चों? आप अपनी पुस्तक में प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 103। क्लियर? पेज नंबर 103 के ऊपर बच्चों आपका जो दूसरा पैराग्राफ, उसमें यहां से एक लाइन स्टार्ट होगी, वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम या आश्रमा। ठीक है, वी द इनमेट्स ऑफ द आश्रमा, अर्थात हम लोग जो क्या हैं, आश्रम के वाशिंदे हैं। इनमेट्स का मतलब क्या होता है? दोज हू लिव इनसाइड, दोज हू लिव इनसाइड या दोज हू रिसाइड इनसाइड, दोज हू रिसाइड इनसाइड, जो अंदर रहते हैं बच्चों किसी के, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं वाशिंदे या इनमेट्स। तो गांधी जी कहते हैं, यही से अपनी बात शुरू करूंगा बच्चों, मुझे ध्यान देना। ठीक है, तो आपकी लाइन है बच्चों, वी इनमेट्स ऑफ द आश्रमा हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑफ ट्रूथ। देखो बच्चों, सेंटेंस काफी लंबा है। तो वी इनमेट्स ऑफ द आश्रमा, हम जो आश्रम के क्या है बच्चों, इनमेट्स। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात समझाने वाला हूं आपको। वी इनमेट्स ऑफ द आश्रमा come here, we inmates of the ashrama who come here in search of truth, ऐसे लिखा हुआ है ना, come here in search of truth and for insistence on truth, come here in search of truth। ठीक है बच्चों, and for insistence on truth profess, ऐसा शब्द आएगा जी। तो बच्चों, प्रोफेस्ड टू बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर, प्रोफेस्ड टू बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर, बट, परंतु, आज रहने दो। तो यहीं से बच्चों आपको एक बात समझानी है, वी इनमेट्स ऑफ द आश्रमा, हम आश्रम के वाशिंदे, या बच्चों वी हु, हम लोग, हु माने क्या होता है? जो। ये बच्चों जो हु है ना, इसका एंटीसीडेंट कौन है? ये बच्चों वी है। तो बच्चों यहां बताया गया है कि वी, और इधर भी इन्वर्टेड कोमा, इधर भी इन्वर्टेड कोमा, तो वी इनमेट्स ऑफ द आश्रमा हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, हम जो आश्रम के निवासी हैं, हम आश्रम के निवासी, हु कम हियर जो आते हैं, हम आश्रम के निवासी जो आते हैं यहां इन सर्च ऑफ ट्रूथ यानी सत्य की तलाश में, हम आश्रम के निवासी जो यहां सत्य की तलाश में आते हैं, एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑफ ऑन ट्रूथ, अर्थात और सत्य पर आग्रह के लिए आते हैं। गांधी जी को बच्चों सत्याग्रह करने का बहुत शौक था, वो छोटी छोटी बातों में ही क्या कर देते थे? सत्याग्रह कर देते थे। तो
बहुत मजा आता था उनको सत्याग्रह करने में। तो बच्चों इंसिस्टेंस यानी आग्रह होता है। फॉर माने के लिए और ट्रुथ माने सत्य। तो बच्चों सत्याग्रह यानी क्या होता है? सत्य के लिए किया गया आग्रह। तो सत्य के लिए किया गया है जो आग्रह है, सत्य के लिए किया गया है जो आग्रह। तो बच्चों समास हो गया ना। कौन सा समास हुआ? तो बच्चों के लिए आ गया तो कर्ता ने क्रम को इस तरीके से चलता है, इसमें तत्पुरुष हो गया। ठीक है। एनी अब बच्चों मैंने आपको एक दूसरी बात बोली है कि वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम अर्थात हम आश्रम के निवासी, हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ, जो बच्चों क्या है? हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रूथ। तो बच्चों ये है कि जो आते हैं यहां सत्य की तलाश में, जो यहां सत्य की तलाश में आते हैं, एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, और सत्य के आग्रह के लिए आते हैं, प्रोफेस टू बिलीव। हम बच्चों ये घोषणा करते हैं। प्रोफेस का मतलब होता है कन्फेस, स्वीकार करना या डिक्लेयर्ड। तो हमने ये डिक्लेयर किया है, ये घोषणा करी है क्या? टू बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर्स, अर्थात प्रार्थना की जो एफिकेसी है उसमें हम विश्वास करते हैं। ऐसी हम घोषणा तो करते फिरते हैं। हम ये तो कहते फिरते हैं कि नो डाउट वी बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर, कि हम प्रार्थना की एफिकेसी में, एफिकेसी यानी क्या होता है बच्चों? जरा ध्यान दो। इफेक्ट यानी तो सब जानते हो ना। इफेक्ट यानी क्या होता है? प्रभाव। और एफिकेसी का मतलब भी प्रभावी होता है और कुछ नहीं होता। एफिकेसी, ठीक है। अब आप कहोगे साहब नहीं, थोड़ा अलग होता है। देखो, प्रभाव प्लस उत्पादकता, प्रभावोत्पादकता, संधि कर दी ना मैंने, प्रभावोत्पादकता। हिंदी और अंग्रेजी का बच्चों अध्ययन जो है ना, ये साथ साथ चलता है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी भाषाएं दोनों एक ही है। जैसे कुत्ता कह दो, नहीं बिल्ली कह दो, चाहे शेर कह दो। बोथ एनिमल्स बिलोंग टू कैट फैमिली। अरे भाई बिल्ली बोलो चाहे क्या बोल दो, बिल्ली है। और बच्चों क्या बोला आपने? शेर है, बाघ है, ये सब क्या है? ऑल दीज आर द मेंबर्स ऑफ कैट फैमिली। उसी तरीके से बच्चों क्या है? ये होता है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार का मतलब होता है भारत की और यूरोप की जो भाषाएं हैं ना, दे बिलोंग टू ए कॉमन फैमिली। इसका मतलब बच्चों देयर ओरिजिन, उनकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? एक ही भाषा परिवार से हुई है। समझ गए? और उस भारोपीय परिवार की भी भाषाएं दो प्रकार की होती है। एक होती है केंटोम परिवार, एक होता है शतम परिवार। केंटोम, शतम। तो केंटोम तो बच्चों अंग्रेजी का शब्द है कि नहीं? जैसे सेंचुरी। और शतम संस्कृत भाषा का, जैसे शतक लगाते हो आप, शताब्दी वगैरह वगैरह। तो इधर शताब्दी और उधर केंटोम। केंटोम का सेंचुरी है। तो आप समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों भाषाएं क्या एक ही परिवार की है, तो इसके ऊपर तुलनात्मक स्टडी करते रहते हैं। वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम। अब बच्चों मुझे समझाना यह है कि ऐसा होता है कई बार कि कोमा आता है। कैसे? जैसे बच्चों मैंने कहा नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल अराइव जयपुर टुमारो। अब बच्चों मैंने क्या बोला? नरेंद्र मोदी कोमा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोमा। तो ये जो दो कोमा लगा करके बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने जो ये जो नाउन या प्रोनाउन है, ये नाउन या प्रोनाउन है क्योंकि सब्जेक्ट है, तो इसका बच्चों मैंने क्या क्या किया है, ये सब्जेक्ट है, इसके बगल में बच्चों मैंने एक नाउन का प्रयोग किया है। आपको सर ये नाउन नहीं है, नाउन नहीं है तो ग्रुप ऑफ नाउन है, तो बच्चों ये नाउन फ्रेज है, पर है तो सही ना। तो इसको कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में इस प्रकार के प्रयोग को कहा जाता है एनआईए। एनआईए का मतलब होता है बच्चों नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है बगल में या साइड बाय साइड अपोजिशन। तो इसका प्रयोग बच्चों इस सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए किया गया है। तो अगर आप इसको हटा भी दो तो भी आपका वाक्य देखो भूल जाएगा। वी हु कम हियर, तो ये बीच में क्या है बच्चों? दोनों कोमा के बीच में ये बच्चों नाउन इन अपोजिशन है। और एक बात और सुनो बच्चों, इधर भी कोमा इधर भी कोमा, तो इस प्रकार की जो बनावट है बच्चों उसको आप क्या बोलते हो? जरा ध्यान देना। उसको बोलते हो बच्चों नॉन डिफाइनिंग क्लोज। क्या बोलते हो? नॉन डिफाइनिंग क्लोज। तो अच्छी तरह समझ लो बच्चों, कोमा आता है तो नॉन डिफाइनिंग क्लोज होता है, और कोमा नहीं आता तो सिर्फ डिफाइनिंग क्लोज होता है। ठीक है? तो नॉन डिफाइनिंग,
जो किसी चीज को डिफाइन नहीं करता है, डेफिनेट नहीं करता है। डेफिनेट का मतलब निश्चित नहीं करता है, और डिफाइनिंग का मतलब वो उसको निश्चित कर देता है। अब ध्यान देना, तो हम जो आश्रम के निवासी, हु कम हियर इन द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, जो यहां पर सत्य की तलाश में और सत्य के आग्रह के लिए आते हैं, प्रोफेस टू बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर, हम बच्चों इस बात की घोषणा करते फिरते हैं कि हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना की एफिकेसी को जानते हैं। वी नो द एफिकेसी और द इफेक्ट और इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस और रेलिवेंस ऑफ प्रेयर। प्रार्थना की क्या प्रासंगिकता है, इसे हम जानते हैं, ऐसा हम बखानते हैं। लेकिन बच्चों, बखानना एक बात है और सच में उसका पालन करना दूसरी बात है। जैसे मैं सब लोगों से कहता फिरता हूं कि मैं सदा सत्य बोलता हूं, पर बच्चों कहना एक बात है और असल में उसको इंप्लीमेंट करना या उसका पालन करना दूसरी बात है। हर अध्यापक आपको ये सिखाता है, एक दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य बता रहा हूं, हर अध्यापक आपको ये सिखाता है, मेरा मतलब हर अध्यापक अपने विद्यार्थियों को ये सिखाता है कि सदा सत्य बोलो। हर माता पिता अपनी संतान को ये सिखाते हैं कि सदा सत्य बोलो, परंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संसार में एक भी ऐसा माता या पिता नहीं है जो सदा सत्य बोलता है। हम सदा सत्य बोल नहीं सकते। आदमी कई बार जूते खा के आता तो भी लोगों को कहता थोड़ी मैं जूते खा के आया हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे कोई माता पिता नहीं है जो सत्य बोलते हैं, और न ऐसा कोई गुरु है जो सदा सत्य बोलता है, कोई नहीं है। अगर कहता है कोई कि मैं हूं, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, तो इससे बड़ा झूठ दूसरा हो नहीं सकता। ये सबसे बड़ा झूठ है कि मेरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। ऐसा प्राणी तो बना ही नहीं। मनुष्य को वाणी का वरदान प्राप्त जरूर है, पर ऐसा कोई मनुष्य अभी तक हुआ ही नहीं है जो जीवन में एक बार भी झूठ नहीं बोला। तो फिर ये पढ़ाना कहां तक उचित है कि साहब सदा सत्य बोलो? मेरे हिसाब से तो यो पढ़ाना चाहिए कि जहां तक संभव हो सत्य बोलो, ये ठीक रहेगा। जहां तक संभव हो, कुछ बातें ऐसी है जो कि अपन बोलते क्या है करते क्या है ना। तो बच्चे बोलते हैं भारत मेरे भाई, भारतीय मेरे भाई बहन, इस तरीके से प्रतिज्ञा वगैरह करते हो आप, तो आप जरा ये बढ़ाओ। तो बच्चों, मैं अपनी बात पर को और जरा इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं, तो आप बातों को समझ सको। तो बच्चों लिखा हुआ है कि प्रोफेस्ड, यानी हम घोषणा करते हैं, टू बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर, की हम प्रार्थना की प्रभावोत्पादकता, कि हम प्रार्थना की प्रभावोत्पादकता, ठीक है बच्चों, हम प्रार्थना की प्रभावोत्पादकता में क्या करते हैं बच्चों, हम विश्वास करते हैं। बट इट नेवर अप टू नाउ मेड इट ए मैटर, लेकिन हमने अभी तक कभी नहीं बनाया है इसको ए मैटर ऑफ कंसर्न। ए मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न का मतलब होता है बच्चों, ए मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न का मतलब होता है बच्चों वाइटल कंसर्न, यानी मच इंपॉर्टेंस। बट यू नेवर मेड, बट वी हैव नेवर मेड इट अप टू नाउ, बट वी हैव अप टू नाउ नेवर मेड इट ए मैटर ऑफ कंसर्न या ए मैटर ऑफ मच इंपॉर्टेंस। तो कहते तो हैं हम बच्चों, हम कहते तो हैं क्या कि हम प्रार्थना की प्रभावोत्पादकता में पूरा विश्वास करते हैं, परंतु अभी तक हमने इसको क्या नहीं बनाया, अभी तक बच्चों हमने इसको बहुत महत्व की बात नहीं बनाया, या हमने इसको बहुत महत्वपूर्ण बात के रूप में नहीं माना। कहते हैं, सिर्फ क्या करते हैं बच्चों, हम कहते हैं तो सिर्फ कहते हैं, लेकिन हमने इसको वास्तव में क्या है कि इसके ऊपर जितना ध्यान हमको देना चाहिए, जितना ध्यान अपेक्षित है इसके लिए, उतना ध्यान हमने इसके ऊपर नहीं दिया। कैसे? वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट, वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर। बेस्टो द केयर का मतलब ध्यान देना। जैसे मैं कहता हूं बच्चों पे अटेंशन, ध्यान देना,
तो वी डिड नॉट पे इट अटेंशन, या वी डिड नॉट पे इट द अटेंशन, है ना, दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, अन्य या दूसरे मामलात, दूसरे मामलात पर हम जितना ध्यान देते हैं उतना ध्यान हमने किस पर नहीं दिया, हमने प्रार्थना पर नहीं दिया। वी डिड नॉट पे इट, वी डिड नॉट पे इट द इंपॉर्टेंस दैट वी डिड फॉर द अदर थिंग्स, अन्य चीजों के लिए हम जितना ध्यान देते हैं उतना ध्यान, टेक केयर यानी क्या होता है, ध्यान देना। तो वी डिड नॉट टेक फॉर इट, वी डिड नॉट टेक फॉर इट द केयर दैट वी टुक फॉर अदर थिंग्स, अर्थात अन्य चीजों के लिए हमने जितनी परवाह की है, अन्य चीजों पर हमने जितना ध्यान दिया है, उस अनुपात में, उसके सापेक्ष हमने प्रार्थना के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। हालांकि हम डायलॉग तो मारते रहते हैं कि साहब हम बहुत प्रार्थना में विश्वास करते हैं। आई वोक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे, ध्यान दो बच्चों, अगर किसी सेंटेंस में क्या आ जाए, वन डे आ जाए। अगर किसी सेंटेंस में बच्चों वन डे आ जाए तो उस वाक्य का टेंस क्या होता है, पास्ट सिंपल होता है, वंस भी आ सकता है, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई। अब बच्चों वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई आइए बोलोगे तो पास्ट सिंपल आएगा गारंटी के साथ। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, वाज आ गया ना, पास्ट सिंपल है। इट वेंट हियर एंड देयर, इट वॉज वेरी हंग्री, ये बहुत भूखा था, इस तरह की बातें। तो यदि किसी वाक्य में बच्चों वंस आ रहा है या वन डे आ रहा है, वंस तो ट्वाइस भी आ सकता है, थ्राइस भी आ सकता है। तो बच्चों वंस या वंस अपॉन इस तरीके से बोलते हो, वंस बोलते हो या फिर वंस अपॉन भी बोलते हो। तो अगर किसी वाक्य में बच्चों वंस या वंस अपॉन आ रहा है या वन डे आ रहा है, तो ऐसा वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में होता है। तो गांधी जी एक बहुत गजब की बात बता रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ही इज शेयरिंग वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस, उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तजुर्बे हैं, उन तजुर्बों में से एक तजुर्बा वो आपके साथ में क्या कर रहे हैं बच्चों, शेयर कर रहे हैं। अनुभव के आकाश में चांद, तो वो आपसे क्या कर रहे हैं बच्चों, जो अनुभव है उस अनुभव को क्या कर रहे हैं, आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, कि वन डे आई वोक अप फ्रॉम माई स्लम्बर, एक दिन बच्चों में जागा। वॉकअप यानी क्या होता है, देखो बच्चों, वॉकअप या गोटअप, वन डे आई गोटअप या वन डे आई वॉकअप, ठीक है बच्चों, दोनों का मतलब है कि एक दिन में जागो। फ्रॉम माई स्लम्बर, ध्यान दो बच्चों, क्या होती है स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है बच्चों शॉर्ट स्लीप। जैसे आप क्या करते हो बच्चों, 12 घंटे सोते हो, तो वो स्लम्बर नहीं है, वो तो स्लीप है। स्लीप का मतलब नींद भी होता है और स्लीप माने सोना भी होता है। स्लीप एक नाउन भी है और स्लीप एक वर्ब भी है, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको कहा स्लम्बर, तो स्लम्बर यानी क्या बताया आपको, शॉर्ट स्लीप। जैसे मान लो अपन गर्मी में सो गए खाना खा करके, आधा 1 घंटे बाद में अपनी नींद अचानक फिर टूट गई, तो आधा घंटा 1 घंटे की जो नींद होती है उसको स्लम्बर ही कहते हैं। और बच्चों थोड़ी बहुत देर और भी, जैसे पढ़ते पढ़ते क्लास में पढ़ा रहा हूं आपको, और आपको अचानक क्या आ गई, आपको बच्चों DOJD आ गई, तो इसको कहते हैं बच्चों आपको झपकी आ गई, पल भर के लिए, पल दो फिर गुरु जी कहते हैं उसको, और जग जाता बच्चों, है ना। तो DOJD डोज यानी क्या होता है बच्चों, झपकी होता है, झपकी लग जाती है, कभी कभी जादू की झपकी लग जाती है अपनी। और बच्चों एक बात और है सुनो, DOSE ये अलग चीज है बच्चों। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या करता है, 1 गोली 2 गोली 3 गोली, एक टाइम ये लेना, एक टाइम ये लेना, उसे आप खुराक कहते हैं, खुराक, 1 खुराक 2 खुराक 3 खुराक, दैट इज डोज। DOJD डोज मानी क्या होता, ऊंघ ना। और बच्चों आपको क्या बता दिया, ठीक है। तो वन डे आई वोक अप फ्रॉम माई स्लम्बर, गांधी जी कहते हैं एक दिन में जागा, किससे बच्चों, अपनी नींद से जागा।
एक दिन में अपनी नींद से जागा, गांधी जी कहते हैं कि एक दिन में जागा, किसी जगह अपनी नींद से जागा, एंड रियलाइज दैट, और मैंने ये महसूस किया या मुझे ये एहसास हुआ दैट की I had been woefully, I had been very badly negligent, I had been very badly careless of my duty, अर्थात मैं अपने कर्तव्य के प्रति बहुत बुरी तरह से लापरवाह हूं, ठीक है, इन द मैटर, यानी इन दिस मैटर, यानी प्रार्थना के प्रकरण में या प्रार्थना के मामले में मैं अपने कर्तव्य के प्रति बहुत लापरवाह हूं, बुरी तरह से लापरवाह हूं, मुझे अचानक इस बात का एहसास हुआ. आई रियलाइज्ड दैट, अर्थात बच्चों मुझे मेरी आत्मा से इस बात का एहसास हुआ क्या, दैट आई हैड बीन वूफुली निग्लिजेंट, आई हैड बीन वेरी बैडली केयरलेस, ठीक है, आई हैड बीन वेरी बैडली केयरलेस, अर्थात बच्चों में बुरी तरह से लापरवाह हूं, इन माई ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेयर, यानी बच्चों जो प्रार्थना का मामला, उस प्रार्थना के मामले में क्या हूं, बहुत लापरवाह हूं, मुझे एहसास हुआ. आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड ए मेजर ऑफ स्टर्न, इसलिए बच्चों मैंने आपको सुझाव दिया है मेजर ऑफ स्टर्न. मेजर यानी होता है बच्चों उपाय, स्टर्न यानी क्या होता है, स्टर्न डिसिप्लिन, यानी होता है सख्त अनुशासन. इसलिए मैंने आपको क्या किया है, सख्त अनुशासन की एक युक्ति बताई है, एक उपाय बताया है, एक जुगत बताई है. तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक. गांधी जी ने कहा, क्या कहा बच्चों, कि वन डे आई गॉट अप या वन डे आई वॉक अप फ्रॉम माई स्लम्बर, एक दिन मैं अपनी नींद से जागा. एक दिन बच्चों क्या हुआ, मैं अपनी नींद से जागा. एंड रियलाइज्ड दैट, और मुझे इस बात का एहसास हुआ, दैट की I had been woefully negligent of my duty, अर्थात मैं अपने कर्तव्य के बारे में बहुत बुरी तरह से लापरवाह रहा हूं.
इन द मैटर, आई मीन इन दिस मैटर, इस मामले में, कौन से मामले में, इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेयर्स, यानी प्रार्थनाओं के मामले में मैं बड़ा लापरवाह हूं, प्रार्थना नहीं करता हूं तो नियमित रूप से नहीं करता हूं, कभी करता हूं और कभी नहीं करता हूं। तो मुझे एहसास हुआ, तो आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड ए मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन। इसलिए बच्चों गांधी जी कहते हैं कि आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड टू यू, इसलिए बच्चों मैंने आपको क्या किया, सजेस्ट किया। ये बच्चों सजेस्ट यानी क्या होता है जरा बताना, सुझाव देना। अब बच्चों सजेस्ट, कभी कभी इसकी जगह अपन प्रपोजल का प्रयोग भी करते हैं। तो ये जो सजेस्ट है बच्चों, इसका मतलब सुझाव देना होता है, और प्रपोज का मतलब क्या होता है, किसी को प्रपोज करना। जैसे शी प्रपोज टू मी ऑन माई बर्थडे, ठीक है बच्चों, बर्थडे होता है या बर्थडे होता है, तो टीएस तो बच्चों चला जाता है, उसको बोलते हैं बर्थडे। क्या बोलते हैं, बर्थडे, बर्थडे ही बोल देते हैं आजकल तो। शी प्रपोज मी या शी प्रपोज्ड टू मी, कौन सा सही है, शी प्रपोज टू मी ऑन माई बर्थडे। तो ध्यान दो बच्चों, मुझे ये समझाना है कि इन दोनों वर्ब्स के बाद में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, क्योंकि ये दोनों क्रियाएं हिंदी में बोलूं तो अकर्मक है, अंग्रेजी में बोलूं तो इंट्रांजिटिव है। और इंट्रांजिटिव या अकर्मक क्रिया के ठीक बाद में क्या नहीं आता बच्चों, ऑब्जेक्ट नहीं आता, बल्कि दोनों के बीच में प्रीपोजिशन आता है। जैसे आई गो टू जयपुर, तो ऐसा नहीं बोला ना मैंने, आई गो जयपुर नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोला, क्योंकि बच्चों दोनों के बीच में क्या आएगा, दोनों के बीच में प्रीपोजिशन आएगा। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो फ्लाई, तो कैसे बोलूंगा मैं, बर्ड्स फ्लाई द स्काई, नहीं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई बोलना पड़ेगा। क्यों, ये इन क्यों आया, क्योंकि उड़ना एक क्रिया ऐसी है बच्चों जो अकर्मक क्रिया है। प्रश्न है कि अकर्मक क्रिया क्या होती है, अरे जो क्रिया क्या का जवाब नहीं दे सकती है, जो क्रिया किसे का जवाब नहीं दे सकती है, वही अकर्मक क्रिया होती है। एनी वर्ब दैट इज अनेबल टू रिप्लाई द क्वेश्चन, any verb which is unable to reply the question asked, है ना, asked by what or whom। question words, what और whom question words के द्वारा जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब देने में जो क्रिया समर्थ होती है वो कर्मक होती है। जैसे आई टीच इंग्लिश में अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो ये वाट का जवाब दे रही है, वो डू आई टीच, तो जवाब आएगा आई टीच इंग्लिश। तो ये तो बच्चों सकर्मक है, मेरा मतलब ट्रांजिटिव है। उसी तरीके से आई टीच यू, प्रश्न बनेगा हुम डू आई टीच, मैं किसे पढ़ाता हूं, आई टीच यू, यू को पढ़ाता हूं। तो बच्चों आपने देखा कि ये भी टीच भी क्या है, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए क्या नहीं आ रहा, प्रीपोजिशन नहीं आ रहा। आई टीच टू यू नहीं आ रहा है, आई टीच टू इंग्लिश नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ये बात है। तो एक तो बच्चों सजेस्टेड और एक प्रपोजल के बारे में एक तो बहुत अच्छी बात बता दी आपको। गांधी जी ने बच्चों एक बहुत अच्छी बात बताई, अब जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। गांधी जी कह रहे हैं कि इसलिए आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड टू यू। आपको भी पाठ में टू नहीं आ रहा, अरे टू इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सजेस्ट के बाद में यू नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो फिर कहां से आएगा टू, टू तब आएगा ना जब सजेस्टेड या प्रपोज्ड के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए टू नहीं आ रहा है। बात समझ में आ गई ना। मैं जानता हूं कि तुम क्या सवाल पूछ सकते हो, मैं ये जानता हूं कि कौन सा डाउट है जो तुम्हारे अंदर रह सकता है। और बच्चों मेरे पढ़ाने के बाद जो बच्चा ध्यान से सुन ले, पढ़ ले, तो मेरा दावा है कि कोई डाउट बच ही नहीं सकता। ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जो पूछ सकता है मुझे, क्योंकि जो पूछ सकता है वो सब जानता हूं मैं, और चूंकि मैं जानता हूं इसलिए वो सारी बातें मैं पहले ही बखानता हूं। आ गई समझ में। तो आप इधर जरा ध्यान दो बच्चों, गांधी जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। क्या, आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड टू यू, इसलिए बच्चों मैंने आपको किसका सुझाव दिया, स्टर्न डिसिप्लिन। ये स्टर्न डिसिप्लिन जो है ना बच्चों, ये क्या है, ये है कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन है बच्चों। अगर इसको हिंदी में अपन कहें तो मैं कह सकता हूं संयम। क्या, और भी बच्चों और भी सीधे शब्दों में समझना चाहो तो मैं इसको कह सकता हूं ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्या कह सकता हूं,
अब बच्चों एक बात बताओ कि बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते हैं, तो ये जो स्कूल है आपका, ये बच्चों ब्रह्मचर्य आश्रम है। स्कूल ही आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है और हर विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है वो किसका पालन करे, वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। तभी तो क्या बनेगा, तभी तो आगामी समय में बच्चों भावी जीवन में तेजो दीप्त युवक बनेगा। वो तेज का संग्रह करेगा, वो अपनी प्रभा का संग्रह करेगा, तभी तो आगामी जीवन में बच्चों क्या होगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा और वह तेजो दीप्त नव युवक बनेगा। बात समझ आ गई। गांधी जी का ध्यान उधर ही है जिधर मेरा है। तो बच्चों बात यह है कि गांधी जी स्टर्न डिसिप्लिन की वकालत करते हैं। स्टर्न डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन बहुत जरूरी है बच्चों। और ये कठोर अनुशासन जो कहां से आता है बच्चों, ये प्रेयर से आता है। अगर आप लोग प्रार्थना करोगे तो आप में कौन सी क्षमता पैदा होगी। प्रार्थना का मतलब पल भर के लिए दुनिया से अटैचमेंट को छोड़ देना। जब आप दुनिया से पल भर के लिए आपका अटैचमेंट तोड़ देते हो तो आपका ध्यान त्रिकुटी में लगता है। वो पल, 2 पल, 3 पल, 5 पल, 6 पल, जितनी देर आप अपने ध्यान को त्रिकुटी में लगाते हो बच्चों, वो अवस्था कहलाती है दत्त चित्तावस्था। वो अवस्था कहलाती है साधक की ध्यानावस्था। और ध्यानावस्था जो है बच्चों, ये ध्यानावस्था है ना, इसमें व्यक्ति माहिर कब बनता है, जरिए प्रार्थना। प्रार्थना के जरिए बच्चों को क्या करता है, वो ध्यानावस्था में प्रवीण होता है। और जब आप ध्यानावस्था में प्रवीण होते हो तो स्वतः ही आप में क्या आ जाता है बच्चों, संयम आ जाता है, ब्रह्मचर्य आ जाता है, जिसको आप बोलते हैं आत्मानुशासन। क्या बोलते हैं बच्चों, आत्मानुशासन। गांधी जी कहते हैं जीवन के लिए सबसे जरूरी है। गांधी जी कहते हैं कि बच्चों यदि आत्मानुशासन का पालन न कर रही होती ये प्रकृति, आप जानते हो सूरज को जितने बजे उगना होता उगता है। तुम चाहे आज 7 बजे उठ रहे हो और कल 10 बजे उठ रहे हो और परसों 12 बजे उठ रहे हो तो उठो, लेकिन सूर्य अपने टाइम से उदित होता है और अपने टाइम से अस्त होता है। यदि वह भी तुम्हारी तरह लापरवाही करने लगे तो बच्चों ये प्रकृति 2 पल नहीं चल सकती है। पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी दूरी पर ही नहीं लगाती, अपितु सूर्य के चारों ओर भी लगाती है। एंड शी इज नॉट नेग्लिजेंट, शी इज नॉट नेग्लिजेंट अबाउट हर ड्यूटी। वह अपने कर्तव्य के बारे में बच्चों क्या नहीं है, बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हमारी तरह। हम सो गए तो सो गए, उठ गए तो उठ गए, लेकिन वो अगर इस तरह से पृथ्वी पे लापरवाही करिए तो फिर क्या हो जाए, फिर तो बच्चों गजब हो जाए। इसलिए मैथिली शरण गुप्त अपनी एक कविता में लिखते हैं क्या, जयदत्त वध पुस्तक है उसकी, जिसमें उनकी पंक्ति है क्या कि उत्थान और पतन प्रकृति का नियम एक अविराम है, करती प्रकृति सदैव अपना नियम पूर्वक काम है। प्रकृति अपना काम सदैव नियम पूर्वक करती है, इसी को कहते हैं आत्मानुशासन, इसी को कहते हैं स्टर्न डिसिप्लिन। गांधी जी कहते हैं कि बच्चों अपने आप के अंदर ये आत्मानुशासन विकसित करो। और बच्चों ये गाना नहीं है, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले। तो ऐसा नहीं बच्चों, इसको यूं बदलो कि प्रार्थना हो तो हमारी सुबह हो और प्रार्थना हो तो हमारी शाम हो। प्रार्थना से ही दिन का आरंभ है और बच्चों प्रार्थना से ही दिवस का अवसान। अगर आप अपने जीवन में बच्चों इसको रूटीन बना लिया, सुबह चले, कब चले, प्रार्थना हो तो सुबह चले। और बच्चों प्रार्थना करके ही आप क्या करो, सो फिर देखो बच्चों तुम्हारी भी वाह वाह, मेरी भी वाह वाह और महात्मा गांधी की भी वाह वाह। तो बच्चों अपना सेंटेंस आगे लेता हूं, जरा ध्यान समझना, पूरी बातें समझा दी मैंने, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड ए मेजर, आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड ए मेजर। यानी क्या होता है बताया आपको, उपाय, युक्ति, जुगत। इसीलिए बच्चों मैंने आपको उपाय बताया स्टर्न डिसिप्लिन मानी सख्त अनुशासन का, एंड फॉर फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स। और बच्चों फॉर इन क्या होता, दूर, और फ्रॉम बीइंग एनी होने से, एनी द वर्स का मतलब बच्चों किसी भी तरह के बुरे से, एंड फॉर फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स। देखो बच्चों वर्स कौन सी डिग्री है इसका राज आगे बताऊंगा। बैड वर्स, ये कंपेरेटिव है लेकिन फिर भी द आ रहा है। कौन कौन सी परिस्थितियां जब कंपेरेटिव डिग्री के पहले द आता है, वो बच्चों उस पर प्रकाश बाद में डालूंगा मैं, ध्यान रखना इसको, है ना, पहले आप सुन लो। एंड फॉर फ्रॉम बीइंग एनी द वर्स
और बच्चों और किसी भी तरह के बुरे होने से दूर, है ना। क्या बच्चों? होप, हम आशा करते हैं। वी आर द बेटर फॉर इट। देखो बच्चों आगे क्या लिखा? द बेटर, कंपेरेटिव डिग्री फिर भी आ रहा है। वी आर द बेटर फॉर इट, अर्थात हम इसके लिए ज्यादा बेहतर हैं। फॉर यानी बिकॉज इट इज सो ऑब्वियस, बिकॉज दिस इज वेरी क्लियर, बिकॉज दिस इज वेरी क्लियर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गांधी जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं बच्चों, अपने आप का ध्यान रखो। अरे भाई अपन क्या सोचते हैं कि यार ये दुनिया सुधरे। अरे दुनिया तो सुधर जाएगी, नहीं सुधरेगी, तुम पहले खुद को सुधार लो। जब तुम खुद को सुधार लोगे तो बाकी दुनिया अपने को अपने आप सुधार लेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था, ठीक है बच्चों, और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि बी फियरलेस एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या बनो? निर्भय बनो। एंड द अदर क्वालिटीज विल ऑटोमेटिकली कम टू यू, और अन्य गुण तो स्वतः ही तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। ठीक है, मुझे डर कोई खींचे तो डर जैसे खींचती है, ठीक उसी प्रकार से क्या होगा कि अन्य क्वालिटीज या जो अन्य गुण है वो तुम्हारी ओर खींचे हुए चले आएंगे। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं? गांधी जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ का मतलब बच्चों ये नहीं है कि खुद का ध्यान, यहां इसका मतलब होता है टेक केयर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो बच्चों यहां मैं आपको कह रहा हूं एक एक व्यक्ति को, इसलिए मैं एफ की या वीएस का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, एफ का कर रहा हूं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ का मतलब होता है बच्चों टेक केयर ऑफ, जैसे माइंड योर बिजनेस, यू माइंड योर ओन बिजनेस। तुम अपनी बात पे ध्यान दो, ठीक है। एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, और जो बाकी चीजें वो स्वयं अपना ध्यान रखेंगे। इसका मतलब बच्चों ये है एक स्क्वायर। क्या बच्चों? ये स्क्वायर, हालांकि आयत जैसा बना दिया है मैंने, परंतु आप इसको स्क्वायर मानो। अगर मान लो आप जानते हैं इसके सारे कोण बराबर होते हैं, ये 90 डिग्री कोण, एक कोण सही कर दो भाई, कोण अपने आप सुधर जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। एक बार बार मोर पूछा जाता है, ये देखो बच्चों ये इसका स्क्वायर है, और ये पेग, ये बच्चों अब मान लो ये है, और ये गोड़ खूंटी है। अब मैं कहता हूं यू आर ए नहीं, जैसे बच्चों ये तो गोड़ा है और ये चौकोर खूंटी है। अब मैं आपको कहता हूं यू आर ए स्क्वायर पेग इन द राउंड होल। तुम घोड़े में चौकोर खूंटी हो, यू आर ए स्क्वायर पेग इन द राउंड होल। तुम गोल छेद में कैसे हो? चौकोर खूंटी हो, मानी अनफिट हो तुम, यानी तुम क्या है? शूटेबल नहीं हो। ये बार बार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। ए स्क्वायर इन द राउंड होल, ए स्क्वायर पेग इन द राउंड होल। पेग यानी होता खूंटी। आगे बात समझे? तो बच्चों कोई काम के लिए कोई आदमी माफिक नहीं होता, तो तब अपन इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई आप तो एक कोण सुधार दो, बाकी कोण अपने आप सुधर जाएंगे। देखो रेक्टिफाई वन एंगल, एक ऑफ स्क्वायर, किसी भी वर्ग के एक कोण को सही कर दो, एंड द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, और जो बाकी कोण है बच्चों अपने आप सही हो जाएंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने आप का ध्यान रखो। यहां बच्चों गांधी जी ने कई विद्यार्थियों को संबोधित किया था, तो कायदे से तो वहां क्या आना चाहिए था? योर सेल्फ। लेकिन योर सेल्फ इसलिए आ रहा है बच्चों कि गांधी जी यहां हर एक विद्यार्थी को पृथक पृथक संबोधित कर रहे हैं। संबोधित तो सबको एक साथ कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों ये जो डायलॉग है ना वो पृथक पृथक प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, इसलिए यहां पर योर सेल्फ आ रहा है और सेल्फ नहीं आ रहा है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, और चीजें क्या करेंगी? चीजें बच्चों खुद अपना ध्यान खुद ब खुद रख लेंगी। चीजें अपना ध्यान बच्चों खुद ब खुद रख लेंगी। बिगिन देयरफॉर योर डे विद प्रेयर, इसलिए बच्चों अपना दिन शुरू करो प्रार्थना से। एंड मेक इट सो सोलफुल दैट, और प्रार्थना में इतने मगन हो जाओ, इस प्रार्थना को बच्चों इतना आत्मामय बनाओ। जैसे अपन कहते हैं राम राम बोलते बोलते हम इतने राममय हो जाते हैं कि बस फिर अपने की कोई होश ही नहीं रहता। जैसे कबीर कहता नहीं है बातें बार बार, कबीर के दो में आप ये चीजें पढ़ते होगी, मैं मनता घूमत फिरत नाही तन की मतलब कि शुद्ध, यानी उसको अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं रहती है। तो बिगिन देयरफॉर योर डे विद प्रेयर, अर्थात प्रार्थना से अपने दिन की शुरुआत करो। एंड मेक इट सो सोलफुल दैट, और इस प्रार्थना में बच्चों इतना तल्लीन हो जाओ, इस प्रार्थना के अंदर इतना मगन इतना डूब जाओ, दैट की इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग। इस प्रार्थना की तासीर, इस इबादत की तासीर जो है बच्चों सारा दिन तुम्हारे साथ बनी रहे।
आपको ऊर्जा प्रदान करें। क्लोज द डे, और बच्चों दिन का अवसान करो विद प्रेयर, और बच्चों प्रार्थना के साथ ही दिन का अवसान करो, सो दैट ताकि यू मे हैव ए पीसफुल नाइट, ताकि बच्चों तुमको कैसी रात मिले, तुमको शांत रात्रि मिले, फ्री फ्रॉम ड्रीम्स, जिसमें कोई सपना आपको खराब सपना नहीं आए, नाइट मेयर्स, और कोई दुस्वप्न नहीं आए। बच्चों ड्रीम तो अच्छी बात है, सपना, और नाइट मेयर का मतलब होता है खराब सपना, दुस्वप्न। तो सपना भी अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा सपना देखना, बच्चों मनोविज्ञान कहती है कि दिवा स्वप्न की अधिकता व्यक्ति को बाल अपराधी बना सकती है। अब बाल क्या अपराधी बना सकती है, बड़ा तो उसको बड़े बुढ़े को अपराधी क्यों। तो दिवा स्वप्न की अधिकता कि जब गुरुजी तो पढ़ा रहे हैं और आप किताब के अंदर आपके वर्ड्स आर डांसिंग, शब्द डांस कर रहे हैं, और आपको तो इसमें कोई और ही दिख रहा है या दिख रही है, तो अगर ऐसा है तो थोड़ा बहुत तो चल जाएगा कि उम्र का फर्क है, परंतु बहुत अधिकता बच्चों क्या करेगी, आपको अपराधी बना सकती है। डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, और बच्चों प्रार्थना का जो रूप है उसको लेकर के परेशान मत हो। जैसे वो क्या, उसको क्या भगवान मिलेगा, वो तो कुरान पढ़ता है, उसको क्या भगवान मिलेगा, वो तो पुराण पढ़ता है, उसको क्या मिलेगा, ये तो हनुमान चालीसा पढ़ता है, मेरे को देखो मैं रामायण पढ़ता हूं। अरे तो ऐसे नहीं है, गांधी जी कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, रघुपति राघव राजा राम, या फिर वो पंजाबियों वाली, या फिर वो मुसलमानों वाली, सब कुछ नहीं है। बच्चों गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि सब रास्ते अलग अलग हैं किंतु मंजिल एक है, पंथ अलग है उभय जाति के किंतु मंजिल एक है, एक हमारा ईश्वर है तो फिर क्यों ये धर्म अनेक है। तो ये बच्चों धर्म प्रार्थना अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग रास्ते हैं। अंग्रेजी में बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है, अंग्रेजी में बोल दो, संस्कृत में बोल दो, क्या वो प्रार्थना बहुत अच्छी नहीं आती है। एक हिंदी में बोलते हो प्रभु आनंदाता ज्ञान हमको दीजिए, संस्कृत में एक श्लोक बोलते हो, क्या वो है ना, सबका जो है तो हमें माता च पिता तो हमें इस तरीके से। तो डू नॉट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ द प्रेयर, प्रार्थना के स्वरूप के बारे में चिंता मत करो। लेट इट बी एनी फॉर्म, किसी भी रूप में वो प्रार्थना, इट शुड बी सच एज, प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए दैट इट कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन, प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए बच्चों ये ईश्वर के साथ में हमारा तारतम्य स्थापित करवा सके। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के अंदर सभी समस्त वस्तुएं, इंक्लूडिंग द सन, जिनमें सूरज भी शामिल है, एट द मून बच्चों, और उसमें जो है देखो आफ्ताब भी शामिल है, महाताब भी शामिल है, चांद भी शामिल है, सूरज भी शामिल है, एंड द स्टार्स, और ये सितारे शामिल हैं। ओबे सर्टेन लॉज, ये सब बच्चों क्या करते हैं, ये कुछ नियमों का पालन करते हैं। विदाउट द रिस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज लॉज, इन नियमों के नियंत्रणात्मक प्रभाव के बगैर द वर्ल्ड विल नॉट गो फॉर ए सिंगल मोमेंट, ये दुनिया एक पल भी नहीं चलेगी, ये दुनिया बच्चों एक पल भी नहीं चलेगी। यू, तुम, हुज मिशन इन लाइफ इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, तुम जिनके जीवन का उद्देश्य ही अपने साथियों की सेवा करना है, यू विल, है ना, विल गो टू पीसेस, तुम्हारा बच्चों ये जो उद्देश्य है ना, इस उद्देश्य की धज्जियां उड़ जाएगी, तुम्हारे इस मकसद के परकच्चे उड़ जाएंगे। इफ यू डू नॉट इम्पोज ऑन योर सेल्व्स, यदि तुम अपने आप के ऊपर लादोगे नहीं क्या सम सोर्ट ऑफ डिसिप्लिन, यदि तुम अपने आप के ऊपर किसी प्रकार का आत्मानुशासन नहीं लादोगे, मतलब अगर आप अपने आप को अनुशासन के बंधन में नहीं बांधोगे तो बच्चों क्या होगा, तुम्हारा उद्देश्य है, तुम क्यों जन्मे हो, अपने साथियों की सेवा करने के लिए, तो तुम्हारा ये जो उद्देश्य है बच्चों इसकी क्या हो जाएंगी, इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। एंड प्रेयर इज नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और ध्यान दो बच्चों प्रार्थना क्या है, प्रार्थना की परिभाषा गांधी जी ने बहुत अच्छी दी है, प्रार्थना एक आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है, प्रार्थना एक आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है। ये बच्चों अनुप्रास अलंकार है, ये इलिट्रेशन है, प्रार्थना एक आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन है। और बच्चों प्रार्थना को बता देता हूं, मैं बोलता हूं आराधना, बोलता हूं उसको, आराधना ही प्रार्थना होती, आराधना बच्चों, आराधना क्या, आराधना आध्यात्मिक, आराधना बच्चों, आराधना आध्यात्मिक, आराधना आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन, इट इज डिसिप्लिन। ये बच्चों ये अनुशासन ही तो है बच्चों जो जानवरों से हमको अलग करता, नहीं तो हम भी तो जानवर ही हैं। जो जानवर करता निद्रा भय मैथुन आहार, ये सब पशु लिप्साएं चार हुई तुम्हें सर्वस्व सार, हा मानव, निद्रा भय मैथुन आहार, ये जानवर भी करते हैं, ये हम भी करते हैं। फिर अंतर क्या है, अंतर यह है बच्चों हम आत्मानुशासन में रहते हैं, हम सामाजिक हैं, हमको वाणी का वरदान प्राप्त है, उनको नहीं है। लेकिन जो मुख्य अंतर है बच्चों दोनों के बीच में, जो लक्ष्मण रेखा बन करके दोनों को अलग अलग करता है, दैट इज नथिंग बट डिसिप्लिन, इट इज डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंस। ये बच्चों क्या है, ये आत्मानुशासन और नियंत्रण ही तो है, संयम ही तो है, दैट सेपरेट अस, जो हमको अलग करता है, फ्रॉम द ब्रूट, यानी जो हमको दस्युता से पृथक करता है, दैट डिफर्स अस फ्रॉम द एनिमल्स, जो हमको जानवरों से जुदा करता है। जुदा माने अलग, वो नहीं उस सेंस में नहीं कि जुदा करता है, जुदा करने का मतलब बच्चों उनसे हमको पृथक करता है, उनसे हमको अलग करता है,
एक दोनों के बीच में क्या है, एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।